झपझप वाला सिसोना कहते हैं ना कुमाऊनी में, झपझप। तो बिल्कुल हमें अच्छा सा बिल्कुल मुलायम सा वो चाहिए जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। दीदी हैं? और दीदी रोज आते हो घूमने? हाँ, रोज आते हैं हम यहाँ। अच्छा। हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक की सुंदर सी वादियों से पुष्पा दोसांझ ब्लॉक में आप सबका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिला रही हूँ, एक ऐसी आशा कार्यकर्ती से मिला रही हूँ जो इतने दूरस्थ क्षेत्र में रहती हैं कि वहाँ आने एक तरफा टिकट भी वहाँ 100 रुपये है। पहाड़ों में आप सोचो कितनी दूर की वो आशा बहन है। उसके बाद भी वो सारे जितने भी डिलीवरी होते हैं संस्थागत कराती है। उनका रिकॉर्ड है 1 साल की उन्होंने 22 तो उन्होंने फैमिली प्लानिंग कराई एक बार उन्होंने अपने काल में, और बहुत सभी लोगों को मोटिवेट करती हैं। उन्हीं से जानते हैं उनकी जुबानी कहानी, उन्हें क्या क्या परेशानियाँ आए। तो सुनिए। आशा दीदी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिमला देवी। बिमला देवी, कौन से गांव से हो आप? उड़कुली ग्राम सभा से हूँ। कितने में बने आप आशा? मैं 2006 से हूँ। 2006 में बने। हाँ। तो 2006 में जब आप आशा बने तो आपको कुछ परेशानी आई कि लोग एकदम तुम्हारा कहना मान देते थे हॉस्पिटल आने पहले को? तो बहुत ही परेशानी हुई। हाँ। गांव में जाते थे तो लोगों को समझाने में मतलब दिक्कतें आते थे, गालियाँ देते थे। लोग हॉस्पिटल का नाम लेते थे तो गालियाँ देते थे। और ऐसे गाँव में आ रहे हो तुम, ऐसे भड़का रहे हो लोगों को करके। फिर ऐसे करके फिर कभी किसी को ऐसी परेशानी हो गई, मतलब पानी की समस्या हो गई, बच्चे में मतलब पानी की कमी हो गई। तो फिर मैं यहाँ वहाँ से डोली में लेके क्या कहते हैं लोगों से कहा कि चलो इनके साथ बच्चे में पानी की कमी हो जाती है तो बच्चे में खतरा होता है करके। फिर वहाँ से हमने डोली हिली वो करके फिर 108 भी उस टाइम कमी चलते थे। तो फिर आधे रास्ते तक पूरे जहाँ तक मतलब कच्ची सड़कें थे तो वहाँ से हम आधे रास्ते तक हम डोली में डाल के फिर उसके बाद से एम्बुलेंस आई। तो फिर यहाँ से फिर शेषी बैजनाथ में लेके। तो आशा दीदी, जब आप आशा बनी तो क्या आपके वहाँ महिलाएं मतलब हॉस्पिटल आती थी उस समय डिलीवरी में? नहीं आते थे उस टाइम। हाँ। क्योंकि मतलब 2-3 दिन तक घर ही में रखते थे। दाइयाँ कहते थे नहीं हॉस्पिटल ऐसा होता है वैसा होता करके डराते थे। तो हमको मतलब गांव में बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो फिर हमने ग्राम प्रधान और ये घर वार्ड सदस्यों का उनका ग्रुप बनाया। तो फिर उसके बाद से हमने बड़े जागरूक से उनको समझाया। फिर थोड़ा थोड़ा करके एक आया तो फिर डर के लोग फिर हॉस्पिटल संस्थागत प्रसव कराया। सब लोग अब हॉस्पिटल में ही आते हैं। तो क्या कहते हैं, अब सब हॉस्पिटल में आते सभी हैं? हॉस्पिटल में आते हैं। अब कोई भी डिलीवरी घर में नहीं होती है। अच्छा, उतने दूर से आप ले आते हो? हाँ, मतलब लेके आते हैं। जब बर्फ गिरती है तो बहुत ही परेशानी हो जाती है हम लोगों को चलने में। और वहाँ पेड़ वगैरह टूट जाते हैं, पहाड़ नीचे गिर जाते हैं। उस टाइम हमको बहुत ही परेशानी हो जाती है आने जाने में। और तो आपको तो कभी कभी कई दिनों तक हॉस्पिटल में भी रहना पड़ता होगा उनके कभी साथ? 3 दिन कभी 4 दिन रहते हैं। और यहीं तक आते हो या और जगह भी तक भी जाते हो? वहाँ हल्द्वानी जाते हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, सभी जगह ले जाते हैं हम केस को। अच्छा, और आपने ना मतलब कुछ सभी महिलाएं आपके वहाँ स्वस्थ रहती हैं गर्भवती की? कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो कमजोर थे, आपने उनके लिए कुछ किया? हाँ, हमारे वहाँ मतलब। हाँ दीदी बताइए, आपके वहाँ सब महिलाएं स्वस्थ थी या गर्भवती? नहीं, हमारे वहाँ मतलब ब्लड की कमी हुई तो 1-2-5-6 लोगों महिलाओं की। तो फिर उनको हमने मतलब बागेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर में वो ब्लड बैंक में वहाँ से व्यवस्था करके फिर लोगों से कह के उनको ब्लड भी चढ़वाया। और हल्द्वानी भी गई। तभी किसी के ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप था तो वहाँ हल्द्वानी, यहाँ नहीं मिला तो हल्द्वानी लेके गई। फिर वहाँ से रुद्रपुर से ब्लड की व्यवस्था करके उसको भी वो खून दिलाया तो उसका मतलब ठीक तरह से उसका मतलब अच्छा से बच्चा भी हो गया और माँ भी स्वस्थ रही। तो देखो, आप इतना काम किया, पहले शुरुआत में बहुत परेशानियां भी आई, अब तो मतलब आपको कैसा लगता है फिर आशा? अब अच्छा लगता है हमें। अच्छा लगता है। तो जब आप यहाँ आती हो तो घर का काम कौन देखता है आपका? घर का काम ऐसे 2-3 दिन तक तो वैसे कभी बच्चे छोटे हैं, बच्चों को छोड़ के 1-1.5-2 महीने के बच्चे को छोड़ के भी मैं इधर उधर जाती हूँ डिलीवरी लेके। तो जिम्मेदारी समझ के मतलब अपना
वो करती हूँ घर का, मतलब उस टाइम ऐसा लगता है कि इनका ही साथ दूँ। चलिए। और दीदी आप गांव में और आप क्या क्या जागरूकता फैलाती हो फिर एक जच्चा बच्चा के अलावा? जैसे परिवार पूरा हो जाता है तो 2 बच्चों में उन लोगों को सलाह देती हूँ, फैमिली प्लानिंग करा रही हो और अब तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है तो आप फैमिली प्लानिंग करो करके समझाती हूँ। तो वो लोग कोई मतलब मानते हैं, तो फिर साल के कभी 6-7 केस भी हो जाते हैं, कभी मतलब 1 साल तो मैंने 22 केस करवाए थे। अच्छा 22 केस करवाए? हाँ, बाप हाँ, रे, तो बहुत दिक्कत आई होगी आपको हाँ, उनको मोटिवेट करने हाँ, में। बहुत पहले तो वो लोग आते ही नहीं थे, तब मैंने समझाया और उनको कहा कि कुछ नहीं होता है और अच्छे तरह से मैं आपकी देखभाल करूंगी, और इसलिए तब जाके वो लोग सब मानते हैं। तो सब कहते हैं दीदी हम आप ही के साथ चलेंगे करके बोलते हैं। इस बार कितने केस कराए हैं इस आपने? बार मैंने 3 केस कराए हैं। 3 केस कराए। अच्छा, और इस महीने डिलीवरी कितनी कराई है इस आपने? महीने अभी मेरे डिलीवरी केस नहीं है, हाँ। आगे को 16 केस और है मेरे। 16 हैं। और सभी को आपने प्रण किया है कि मैं हॉस्पिटल ही लाऊंगी? हाँ, मैं हॉस्पिटल ही लाती हूँ। हाँ। कोई भी ऐसा अभी पहले ही हम लोग जैसे 9 महीने से ही हम उनको समझाते थे कि अपना मतलब कपड़े वपड़े और तैयारी करके रखना, कभी भी डिलीवरी का दर्द होगा तो हम हॉस्पिटल चलेंगे, गाड़ी की व्यवस्था जैसे 108 को फ़ोन करेंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि हम अपनी गाड़ी में नहीं आए, 108 में हम हल्द्वानी तक भी, यहाँ तक भी हम हमेशा उनका खर्चा नहीं होने देते हैं, सरकारी में ही हम प्रसव कराते हैं। आगे को भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही वो करोगे। हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आशा दीदी, मैंने सुना था कोविड में भी आपने बहुत अच्छा काम किया करके, तो आपने मतलब टीकाकरण वगैरह में क्या क्या काम किया फिर? मैंने कोविड के टाइम पे मतलब लोग आ नहीं रहे थे, मतलब नहीं आ रहे थे, और टीकाकरण जब नहीं हो रहा था तो उस टाइम यहाँ पर ये बैजनाथ में आना पड़ता था और गांव में नहीं चला था उस टाइम, और हमें यहाँ 25 किलोमीटर दूर वहाँ से आना पड़ता था हम लोगों को, आधे आधे रास्ते तक हम मतलब गाड़ियाँ ही नहीं मिलती थी। उस टाइम ऐसी स्थिति हो रही थी जो कि कहीं पर गाड़ी नहीं थी, और लोगों को मैं ऐसे लेके आई ट्रक में। किसी मैंने कहा भैया रोक दो, ट्रक में इन लोगों को टीकाकरण के लिए ले जाना है, और गाड़ी डर के मारे लोग तो उस टाइम कोई एक दूसरे को पे मतलब इतना परेशान हो जा रहे थे। तो क्या कहते हैं, जिस टाइम मतलब ये टीकाकरण हो रहा था उस टाइम कोई आने के लिए भी मंजूर नहीं हो रहा था। जो बुढ़िया थे 80-90 साल के थे, उनको मैं मतलब गोदी में डाल के भी लाई, वो नहीं आ रहे थे। तो मैंने कहा चलो क्या कहते हैं अभी इससे इस बीमारी से मुक्त हो जाओगे। सभी का टीकाकरण कराया, कोई भी नहीं छूटा हमारे वहाँ से। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आगे को भी ऐसी काम करते रहना है। मिले आप एक कर्मठ हमारी आशा दीदी से। देखो गांव में कितनी दिक्कतें आती हैं महिलाओं को। तो जैसे मतलब 2006 से पहले तो आशा लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन 2006 से जब गांव में आशाएं बनी तो मतलब लोगों में जन जागरूकता फैली। कोई भी 2006 में यहाँ तक कि जो हमारे नज़दीक के गांव हैं, बिल्कुल नज़दीक के हॉस्पिटल से जुड़े गांव, ये तक हमारे घर में ही प्रसव कराते थे, घर की दाइयों से, या कभी कभी एनम दीदी को बुला लेते थे। लेकिन जब से हमारा ये आशा प्रोग्राम चला, आशा बहनें हमारे गांव में आई, तो उनको बहुत दिक्कतें भी हुई, लेकिन उन लोगों ने मतलब सभी महिलाओं को, गांव वालों को जागरूक किया स्वास्थ्य के प्रति, जच्चा बच्चा की सुरक्षा के प्रति। तो आज जो भी है हमारे उत्तराखंड के लगभग मैं ये कहूँगी 90% डिलीवरी जो होती है हमारी हॉस्पिटल में ही होती हैं। वो हमारे आशा कार्यक्रम, हमारी आशा बहनों की देन है, जो कि इतने दूर मतलब नज़दीक वालों तो चलो ले आएंगे जैसे तैसे चलो, लेकिन दूरस्थ इतना दूर इनका गांव है, 100 रुपया आने का है, 100 जाने का है। फिर ये नहीं है, सुबह इनके वहाँ से गाड़ियाँ सारी निकल जाती हैं और शाम को इनके वहाँ से गाड़ियाँ घर को जाती हैं, तो फिर बुक ही करनी पड़ती हैं। अगर बुकिंग भी करें तो 2-2.5 हज़ार से कम की बुकिंग नहीं होती। उसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधाएँ ये लोगों तक पहुँचाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। A few moments later. अभी आई हूँ मैं इवनिंग वॉक पे, तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को भी दिखाते चलूँ। ऊपर साइड को हैं पूरे बांज और कुहराल, इनके पेड़ हैं। तो यहाँ पे मतलब पूरे गाय भैंस के खाने के लिए बहुत अच्छा चारा इनसे लोग लेते हैं। और कितना प्यारा, कि यहाँ को ही दिखाना है।
यहाँ पे दिखाना पूरा, बहुत ही प्यारे हैं बाज फलियाँ इनके, कितने प्यारे लग रहे हैं ना इनकी जड़ें। और यहाँ पर भी मिली हमें एक छोटी सी गुफा। जगह जगह पहाड़ों में गुफाएं पाई जाती हैं, लाल और गुलाबी और कितने प्रकार के फ्लावर तो आपने देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे इन जंगलों में पाए जाते हैं ये बैगनी फ्लावर। बहुत सारे हैं ऊपर को भी, बिल्कुल पेड़ों की जड़ों पे। और मुझे मिला यहाँ पे एक बिच्छू घास का प्यारा सा बाग। अगर हम इसको प्यारा सा बाग कहें बिच्छू घास का तो कोई वो नहीं होगा। ये देखिए, जो ये बिच्छू घास है ना, ये पहाड़ों में पाई जाती है, और जहाँ पे थोड़ा नमी वाली और जहाँ पे छाया वाली जगह होती है वहाँ पे पाई जाती है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को बिच्छू घास के फ़ायदे। नंबर 1 फ़ायदा, इसका एक फ़ायदा ये है, जैसे ना आजकल के लोग तो झंडू बाम वगैरह लगाते हैं ना, तो कमर दर्द होती है, हाथ पाँव में दर्द होती है तो झंडू बाम लगाते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग ना, जैसे कमर में दर्द होती थी तो झंडू बाम वगैरह कुछ भी नहीं लगाते थे। तो इसी की एक जैसे ये टहनी, इसको तोड़ लिया, इसकी टहनी तोड़ी, और जहाँ पे भी चाहे कमर में दर्द है तो कमर पे झपका लिया, हाथ पाँव में दर्द है तो हाथ पाँव में, न कोई इसका साइड इफ़ेक्ट है, और एकदम इससे छूमंतर हो जाता था दर्द। तो अभी भी अधिकतर हमारे गांव घर की जो बूढ़ी महिलाएं हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं दर्द को कम करने के लिए। इसको हम एक प्रकार का पेन किलर भी कह सकते हैं। बाहरी अपने जो हमारा शरीर है उसके बाहरी हिस्सों में अगर दर्द है तो बहुत जल्दी से कम हो जाता है, लेकिन उसके लिए हमें बिल्कुल झपझप वाला सिसोण कहते हैं ना, कुमाऊनी में झपझप, तो बिल्कुल हमें अच्छा सा बिल्कुल मुलायम सा वो चाहिए जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। और दूसरा फ़ायदा बिच्छू घास या सिसोण का ये है कि इससे ना, मतलब जैसे आजकल तो मम्मी लोग अब ज़्यादा मारते भी नहीं हैं, डांटते भी नहीं हैं, बिल्कुल बैन लग गया बच्चों पे डांटना मारना, और स्कूल में भी। लेकिन पहले से मम्मी लोग अगर बच्चे देर से घर आए या कोई भी शैतानी करे, कुछ भी करे, तो उनको खूब बिच्छू घास लगाते थे बच्चों को। और इसे तो ना, जैसे बच्चों को, उनका कहना ये होता था जैसे बच्चों को मारते हैं तो थोड़ी देर में ही ठीक हो जाते हैं, बिच्छू घास लगाएंगे 2-3 घंटे तक झंझनाटी होता है पूरे शरीर में, तो उसका बहुत असर होता था, तो बच्चे ज़्यादा शैतानी नहीं करते थे पहले के। और तीसरा जो इसका फ़ायदा है ना, इससे ना बहुत अच्छी सब्जियां बनती हैं। तो हम इससे ऐसी सब्जियां बना सकते हैं, जैसे ये हैं बिल्कुल, इसके जो कोमल कोमल वो होते हैं पत्ते, इनको हम 2 लकड़ियों के सहारे से हम तोड़ सकते हैं। तोड़ के बिल्कुल, इसके लिए बहुत अच्छी टेक्निक चाहिए, जैसे बिल्कुल इनके टूके ही टूके तोड़ के, मेरे से तो नहीं टूट रहे हैं, फिर भी अभी मैं कोशिश करती हूँ तोड़ने की। ये तो ऐसे ही तोड़ के इनको, मतलब सब्जी के लायक, जैसे एक छोटे छोटे, मतलब हम छपरा कहते हैं, जैसे टोकरी से तोड़ लिया और उसके बाद उनको उबाल लिया। उबालने के बाद फिर इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी बन जाती है। यहाँ पे दीदी लोग भी मिल गए, मैं भी आई थी घूमने के लिए। दीदी प्रणाम। हाँ जी, चाची प्रणाम। ये मेरे मायके के हैं, मेरे ससुराल के हैं, ये मेरी दीदी हैं। और दीदी रोज आते हो घूमने? रोज आते हैं हम यहाँ। अच्छा, चलो इससे अच्छा होता है ना घूमने से। आजकल सुबह तो ठंडा होता है, तो शाम में तो बहुत ठंडा है, सुबह बहुत ठंडा है, पाला पड़ता है। अभी आ रहे हैं हम शाम के टाइम। और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। स्वास्थ्य भी ठीक ही है। और दोनों जने आती हो कि और लोग ना, और भी आते हैं। अच्छा, आज कोई निमंत्रण में गए हैं, कोई कहीं निमंत्रण में गए, कोई कहीं गए हैं। हमने कहा 2 जने साथ ही चले जाते हैं। ये हुआ ठीक इसको बढ़ाते रहे। अच्छा बहन, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय। फिर मिलेंगे। बाय बाय। अभी मैं यहाँ पे आई थी, मुझे मिला एक प्यारा सा सरसों का खेत, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाते चलूँ कितनी प्यारी सरसों फूली है इसमें। यहाँ पे पहाड़ों में देखो, कहीं पे सरसों आजकल बो रहे हैं तो कहीं पे फूलने लगी है। और वो हैं हरे भरे खेत पूरे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहीं पे बनाया है खाद के लिए एक छोटा सा टैंक।
बहुत ही अच्छा लग रहा है इवनिंग वॉक करते हुए। और ये देखो खेतों में प्यारी सी बरसिम हुई है, इसको बरसिम कहते हैं। ये गाय भैंसों के खाने के काम आती है, सूखे वाले चारे में इसको मिलाया जाता है, इससे उनका दूध भी बढ़ जाता है। और पूरे खेतों में बोए रहते हैं, कितने खेतों में 6-7 खेतों में किसान लोग इसको बोते हैं अपनी गाय भैंसों के लिए, क्योंकि आजकल जाड़ों में ना वैसे घास नहीं होती है मीनू में, तो ऐसे खेतों में घास बो देते हैं। तो साथियों, ब्लॉग में मैंने आपको जो एक आशा बहन दिखाई थी, वो उतनी दूर से लेके आती है डिलीवरी वाली महिलाओं को, बीमार लोगों को। वो ऊपर बहुत दूर जो थोड़ा कुछ लाइट जल रही है शायद वहाँ से यहाँ बैजनाथ लेके आती है। उसी के बारे में, उसी से मिली मैं आज, और आप लोगों को बताया भी था उसी के बारे में। जब मैं घूमने के लिए आई हूँ ना यहाँ, तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है, और दिन भर की पूरी थकान मानो मिट गई है। पूरा जितनी भी टेंशन वगैरह है इन खेतों को देख के, प्यारे प्यारे। और यहाँ से चारों ओर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पूरे सारे के बीच में सिर्फ एक मकान बना है, एक छोटा सा मकान किसी ने बनाया है। और ये लोग भी शायद प्रकृति का पूरा आनंद उठाते हैं, क्योंकि देखो दूर दूर तक चारों ओर खेत हैं और एक प्यारा सा छोटा सा मकान। और यहाँ पर से साथियों, मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों को भी यहाँ से खेतों का पूरा व्यू दिखाऊं। कितने प्यारे प्यारे खेत हैं हमारे पहाड़ों में, देखो चारों ओर हरे भरे, आँखों को बिल्कुल इतनी सुंदरता देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये खेत के बिल्कुल हमने निकाली है नाली हमारे सारे किसानों ने। तो ऐसे जितने भी इस स्यारे में पूरे खेत हैं ना, उनके जो कन्हाव, एक कहते हैं इचौ होता है नीचे साइड, कन्हाव होता है ऊपर साइड, हर उसमें निकाले जाते हैं नालियाँ। इनको कुमाऊनी में कहते हैं बॉल। तो हर एक में बॉल निकाले जाते हैं, क्योंकि इतना पानी होता है। गेहूं के लिए कम पानी चाहिए, गेहूं की फसल के लिए, नहीं तो फिर गेहूं की फसल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हर एक के किनारे किनारे से नालियाँ निकाली जाती हैं, ताकि पानी की निकासी होती होती वो नदी तक चली जाए। वो देखो चंदा मामा भी जाने लग गए हैं, उनको भी ठंडा हो गया, छुपने लग गए हैं। और अब हम भी निकलते हैं अपने घर को। तो अभी आ गई हूँ मैं अब घर, और यहीं पे करती हूँ मैं अपने ब्लॉग को एंड। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ।